हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज से हम लोग असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके मेरे द्वारा करवाया जाएगा। मेरा नाम है शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है, मतलब कि हमारा सिलेबस क्या है। इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर में जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब कि इसमें हमने पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ना है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और पॉलिटी क्या होता है, भाई पॉलिटी क्या होता है। इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जेएनके की पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, तो पॉलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ऑर्गेनाइज्ड हों और उनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो। राइट। देखिए, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है। पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है जो हमें पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ाती है, जिसमें हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पॉलिटी क्या है, पॉलिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। राइट। चलिए, तो एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या क्या हुआ। ब्रिटिशर्स से पढ़ेंगे हम, ब्रिटिशर्स आए, कैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ, क्या क्या चीज़ें वो लेके आए थे। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने क्या क्या चीज़ें इवॉल्व करी और ज़्यादा। ठीक है। सेकेंड है इसमें मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हुई। जैसे कि पहले वन पार्टी रूल चलता था इंडिया में, मतलब कि कांग्रेस का रूल काफ़ी टाइम तक चला। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कॉalition गवर्नमेंट बनानी पड़ गई कांग्रेस को, और आज बहुत सारी स्टेट्स में, इवन सेंटर में भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है। हम देखेंगे कैसे ये सब हुआ। थर्ड हमारे पास है रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, मतलब कि इसमें हमने इंडियन यूनियन के साथ जम्मू एंड कश्मीर का कैसा रिलेशनशिप रहा है अब तक का, हम ये पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिसको मैं कवर करवाऊंगी। चलिए देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। ये है डेविड ईस्टन की मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट चल रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर ये है पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ से डिमांड्स आ रही हैं। डिमांड्स कौन लेके आएगा, जिनको हमने सिलेक्ट किया है, जिनको हमने इलेक्ट किया है, जिन लोगों को हमने वोट किए। रख लो ये एमएलए हमारे, हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स जो हैं वो ये लोग पॉलिटिकल सिस्टम में लेके जाएंगे। पॉलिटिकल सिस्टम में लेके जाएंगे तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, डिसीजंस। हमारे जो लीडर्स हैं वो डिसीजंस लेंगे या पॉलिसीज बनाएंगे, ये होगा आउटपुट। एंड अगेन, ये जो डिसीजन और पॉलिसीज लेंगे उन पर हमने ही फीडबैक देना है। अगर हमें पसंद आएगा तो ठीक है, कर लो लागू। अगर नहीं आएगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। ये पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। राइट। चलिए देखिए, इंडियन पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार उस पर भी मैं नज़र डाल देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिख रूल से। सिख रूल आया महाराजा रंजीत सिंह, उसके बाद ब्रिटिशर, साथ साथ में ब्रिटिशर्स भी चल रहे हैं, आपको पता है। फिर डोगरा रूल, जब गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ब्रिटिशर्स से कश्मीर को खरीदा। फिर हम देखेंगे बाकी महाराजाओं को भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्यों शेख अब्दुल्ला ने अपनी टीचिंग की जॉब को छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन की और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका नाम चेंज कर दिया। फिर हम देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट, जब भारत का विभाजन हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, तो 2 डोमिनेंट बनाए गए, इंडिया और पाकिस्तान। प्रिंसली स्टेट्स को पूरी आज़ादी थी कि या तो आप इंडियन डोमिनेंट को ज्वाइन कीजिए या फिर आप पाकिस्तान डोमिनेंट को ज्वाइन कीजिए। किस कंडीशन में हरि सिंह ने, जो कि लास्ट रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इंडिया के डोमिनेंट को ज्वाइन किया, हम लोग वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि 1947 की वॉर क्यों हुई थी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्यों साइन करना पड़ा महाराजा हरि सिंह को। रेजोल्यूशन 47 क्या था जिसको 21 अप्रैल 1948 में पास कराया गया। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान को क्यों बनाया गया, क्यों 2 देशों के मुद्दे को यूएन में जाके रखा गया। फिर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द जेकेएसएसबी एग्जाम्स एंड जेकेपीएससी एग्जाम्स, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए आप मुझे बताइए कि इंडस वाटर ट्रीटी को कब साइन किया गया था। फिर हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, भाई बाकियों का क्यों नहीं बनाया गया। हैदराबाद और जूनागढ़, ये भी तो 2 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने भारत को ज्वाइन नहीं किया था पहले। फिर हम देखेंगे कि 1962 की वॉर क्यों हुई थी।
1965 की वॉर क्यों हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी और कौन कौन से एरियाज जो हैं वो भारत से छिन चुके थे। उसके बाद हम देखेंगे ताशकंद एग्रीमेंट क्या था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताशकंद एग्रीमेंट। आप मुझे बताइए कि ये जो ताशकंद जगह है ना, ये कहाँ पे है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए। एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन JNK, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करने वाले हैं बहुत डिटेल में। 1998 की वॉर भाई क्यों हुई थी, कहाँ पे हुई थी? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड JNK, मतलब कि इंडियन यूनियन और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में कैसे रिलेशनशिप रहे हैं अब तक के, उसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये आ गया रिसेंट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, क्या था, क्यों एब्रोगेट हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्या इंडियन पार्लियामेंट एब्रोगेट कर सकता था, हम इसकी डेप्थ में भी जाएंगे। सेपरेशन ऑफ लद्दाख, लद्दाख को अलग यूटी बना दिया और JNK को अलग यूटी बना दिया, मतलब कि अब जो ये न्यू यूटीज़ आई हैं इनको भी हम कवर करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये है पार्ट 1 जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फ्रेम हुआ। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रियम्बल पढ़ेंगे हम। चलिए आप मुझे बताइए दुनिया का पहला प्रियम्बल कौन से देश ने बनाया था, और ये भी बताइएगा कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश ने बनाया था। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप भैया बहुत इंपॉर्टेंट, CAA आपको पता है, NRC, NPR, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि रिसेंट न्यूज़ में रहे हैं पिछले 1-2 सालों में। फिर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, ये तो भैया हर हफ्ते न्यूज़ में रहते हैं, मतलब कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है आपको पता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये, और आप मुझे बताइए कि ये कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और क्यों है, और क्या फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज़ बड़ी हैं, क्या ये जस्टिशिएबल है, क्या ये जस्टिशिएबल है या फिर ये जस्टिशिएबल है, आप बताइए। जस्टिशिएबल क्या होता है? जस्टिशिएबल होता है कि अगर आपके राइट्स या आपकी ड्यूटीज़ या ये जो यहाँ पे मेंशन है तीनों चीज़ें, अगर इनको कोई वायलेट कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब होता है जस्टिशिएबल। अगर कोई आपके इन राइट्स को वायलेट करता है, क्या आपको जस्टिस मिलेगा, राइट। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है चेंजेस लाना, या तो आप कोई चीज़ इंक्लूड कर रहे हो या फिर आप कोई चीज़ एक्सक्लूड कर रहे हो, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे क्या था। चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला कंपनी रूल, कब से कब तक, 1773 से 1858 तक। देन क्राउन रूल, क्यों कंपनी को निकाल कर क्राउन खुद रूल करने आ गया इंग्लैंड का, 1858 से 1947 तक। एंड देन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, राइट। जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में कब आए? 1600 में। किस रूप में आए थे? ट्रेडिंग करने आए थे, व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth। जो उस टाइम की रानी थी एलिजाबेथ, इसने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सोल राइट्स दिए थे कि आप ईस्ट में जाइए, भारत में जाइए, इंडोनेशिया में जाइए, वहाँ पे ट्रेड कीजिए। 1765 में जो कंपनी है जिसके पास अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शंस थे, अब उनको दीवानी मिल गया। दीवानी क्या होता है? दीवानी होता है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस स्टेट थी, प्रोविंस थी बंगाल। बंगाल से इतने अच्छे और इतने बड़े फिलोसोफर्स निकलते थे उस टाइम पे, बहुत सुखी स्टेट थी। जो ट्रेडिंग फंक्शन थे अब वो एक्सटेंड हो गए, इनको दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब था कि जो भी रेवेन्यू मिलता था, ठीक है, रेवेन्यू होता है इनकम फ्रॉम टैक्सेस, तो ये जो भी टैक्सेस थी इनका राइट भी इनको मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और सिविल मैटर्स में ये जस्टिस भी प्रोवाइड कर सकते थे। देखिए 2 पावर्स, बहुत बड़ी पावर्स इनको मिल चुकी है। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज अ टेरिटोरियल पावर। दीवानी मिलने के बाद अभी तक ये सिर्फ ट्रेड करते थे, अब इनको टेरिटोरियल पावर भी मिल गई। अब ये टेरिटरी पर हुकूमत करेंगे, मतलब कि
टेरिटरी में रहने वाले लोगों पर भी हुकूमत करेंगे। कैसे, देख रहे हो यहाँ पे सिविल जस्टिस प्रोवाइड करवा रहे हैं हम ये लोग। 1858 में क्या होता है, जैसे ही सीपॉय म्यूटनी होती है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि भारत में अब जो गवर्नेंस होगी वो हम करेंगे डायरेक्ट इंग्लैंड से। ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूल नहीं करेगी। ये जो रूल था ब्रिटिश क्राउन का, ये जब तक भारत आज़ाद होता है तब तक ये रूल चलता रहा। इसके बाद जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली वैसे ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत महसूस होने लगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, बट इंडिया की बात मैं करूँ तो हमारा रिटन है और सबसे लेंथिएस्ट भी है। रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और उस देश में रहने वाले हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हर एक बात को मानना पड़ेगा, राइट। हेंस एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई 1946 में, और जनवरी 26, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आ गया। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था। 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। हाउएवर बहुत सारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं और हमारी पॉलिटी के जो फीचर्स हैं, उनकी जो रूट्स है ना, जड़े, वो ब्रिटिश रूल में ही है। मैं दिखाऊंगी कैसे, क्योंकि कुछ जो इवेंट्स ब्रिटिश रूल के दौरान हुए थे उन्होंने हमारे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये जो इवेंट्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इन्फ्लुएंस किया, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड की जो हमें तब फेस करनी पड़ती थी। मतलब कि उस टाइम पर, एग्जाम्पल, उस टाइम पे जो वोटिंग राइट्स होते थे ना, वो उन लोगों को मिलते थे जो अमीर होते थे या जो थोड़े से पढ़े लिखे होते थे। भारत की एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे क्या है, 18 से अबो बस होने चाहिए आप, यही एक क्राइटेरिया है। फिर चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, अमीर हो या ना हो, आपके पास लैंड हो या ना हो, आप वोट कर सकते हो। फिर तो ये जो चीज़ें हैं डिटेल में हम पढ़ेंगे अंडर 2 हेडिंग्स, पहला कंपनी रूल एंड सेकंड क्राउन रूल। चलिए अब पढ़ेंगे हम कंपनी के रूल को। कौन सी कंपनी की बात हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, जो इंग्लैंड की थी, राइट। सबसे पहले इन्होंने जो एक्ट लाया वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ये जो एक्ट है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पहला स्टेप लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बड़े मस्त में चल रही थी, अपने मज़े में चल रही थी, जो मन करता था वो करते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद उन पर कुछ पाबंदियां लग गई, रेगुलेशंस होने लगे, उनके अफेयर्स पे रेगुलेशंस होने लगे, उन पे कंट्रोल आ गया। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। फिर पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होंगे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की फाउंडेशन इसी एक्ट ने रखी थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की जो फाउंडेशन है वो कौन से एक्ट ने रखी थी? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट के फीचर्स को हम देखेंगे। इस एक्ट ने क्या किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई जिसमें 4 मेंबर होंगे जो इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। सेकंड क्या है इसमें, जो भी बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे ना, उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सामने। मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे हाई अथॉरिटी रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता बनाया गया 1774 में। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया? 1774 में। और कौन से एक्ट में बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774, राइट। और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होते थे। इसने क्या किया कि जो कंपनी के सर्वेंट्स है ना, अब वो कोई ब्राइब नहीं ले पाएंगे, ना तो कोई गिफ्ट ले पाएंगे भारत के रेजिडेंट से। और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया कंपनी के ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्होंने अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बॉडी बना दी। याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बॉडी है वो रेगुलेटिंग एक्ट में बनाई गई थी। ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, जो कि कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते थे, मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू, इस पर रिपोर्ट देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, राइट।
सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये क्या था, जो भी डिफेक्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उसको रेक्टिफाई करने के लिए लाया गया था। इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। याद रखना कि ये कब आया था, मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था जिसमें ये क्वेश्चन आया था। 3-4 एक्ट दिए थे और उसमें रेगुलेटिंग एक्ट भी था, पिट्स एक्ट था जो मैं आगे बताऊंगी। 4 ऑप्शन थे, उनमें से हमने बताना था कि ईयर्स और उसके एक्ट मैच करने थे। तो उसका जो आंसर था वो पिट्स एक्ट ऑफ 1784 था, तो वो मेरा सही हो गया था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसने क्या किया, गवर्नर जनरल को एग्जम्प्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से। मतलब कि गवर्नर जनरल अब जो भी करेगा सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकता है। वैसे ही इन्होंने टोटली एग्जम्प्ट कर दिया कंपनी के सर्वेंट्स को भी, कि वो जो भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। फिर क्या किया इन्होंने जो रेवेन्यू मैटर थे ना उनको एक्सक्लूड कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया उन मैटर्स को जो भी रेवेन्यू रिलेटेड थे। कि कंपनी जो है रेवेन्यू ले रही है तो वो अगर कभी किसी को कोई क्वेश्चन होगा उस पर तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है, राइट। थर्ड क्या किया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कलकत्ता के जो इनहैबिटेंट्स है ना उनमें आपकी जुरिस्डिक्शन होगी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में रहने वाले लोगों पर उनकी हुकूमत चल सकती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट। मतलब कि हिंदूज जो है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे और मुस्लिम्स जो है वो मोहम्मडन लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, इनका ट्रायल जो होगा ना वो अपने अपने रिलीजन के लॉ के अकॉर्डिंग होगा। हिंदूज हैं तो हिंदूज के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट उनको होगी वो मिलेगी, और अगर वो मुस्लिम्स हैं तो मोहम्मडन लॉ के अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट उनको मिलनी होगी वो मिलेगी। अब ये पिट्स एक्ट जो है, जो मैंने अभी बताया कि ये वाला ऑप्शन वहाँ पे सही था 1784, इसके क्या फीचर्स हैं, इसने टोटली अलग कर दिया कि कंपनी का कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस क्या होंगे। ठीक है, और इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि आप कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस क्या होंगे कंपनी के, और कमर्शियल फंक्शन को कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन से एक्ट में बनाए थे, मैंने अभी बताया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी। कमर्शियल को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और पॉलिटिकल फंक्शंस को देखने के लिए कौन बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पिट्स एक्ट में कौन बनाया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या देखते थे, पॉलिटिकल अफेयर्स। समझ आ रही है आपको? अगर नहीं आ रही है तो आप पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए। नहीं आ रही है फिर से देखिए, फिर भी नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए। डज इट इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कौन से एक्ट में आया था, पिट्स एक्ट ऑफ 1784। फिर इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर कर दिया, उनको पावर दे दी कि आप सुपरवाइज कीजिए और डायरेक्ट कीजिए सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट को, जो भी ब्रिटिश पोजीशंस है इंडिया की, राइट। देखिए ये एक्ट सिग्निफिकेंट 2 रीजन से है। पहला, कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में पहली बार उनको ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया, राइट। और दूसरा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया कंपनी के अफेयर्स में इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ 1786, इसमें क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं उनको अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन इन्होंने कहा पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले मेरी 2 डिमांड्स हैं। वो क्या डिमांड्स थी, इन्होंने कहा स्पेशल केसेस में मेरे पास पावर होनी चाहिए कि मैं काउंसिल के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकूं। मतलब कि जैसे प्रेसिडेंट के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल के पास ये पावर्स होनी चाहिए। अगर वो काउंसिल के डिसीजन से खुश नहीं है तो स्पेशल केसेस में वो उन डिसीजंस को ओवरराइड करके अपने डिसीजंस को सामने रख पाए। ठीक है, और दूसरा इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल है वो कमांडर इन चीफ होना चाहिए भाई, राइट। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी कमांडर इन चीफ हैं ऑल द 3 फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स, तीनों के ही कमांडर इन चीफ कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। वैसे ही इन्होंने कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि जो भी गवर्नर जनरल होगा वो कमांडर इन चीफ भी होना चाहिए। तो ये जो इनकी 2 विशेस थी ये पूरी हो गई, और उसके बाद ये गवर्नर जनरल जो है वो बन गए। तीसरा हमारा एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसने क्या किया,
ये जो ओवरराइडिंग पावर थी ना लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास, ये आने वाले सभी गवर्नर जनरल्स को मिल गई इस एक्ट के तहत। सेकंड, इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल को मोर पावर और कंट्रोल दे दिया जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे एंड मद्रास की। पहले सबऑर्डिनेट कर दिया था, अब और ज़्यादा सबऑर्डिनेट कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, जो ट्रेड मोनोपोली थी ना कंपनी की इंडिया के साथ, उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। और क्या किया, कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल से नहीं होगा अनलेस ही सो अपॉइंटेड। पांचवा, इन्होंने क्या किया, जो भी मेंबर्स होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और उनका जो स्टाफ होगा उनको इंडियन रेवेन्यू से सैलरीज मिलेगी। देख रहे हो, इंडियन रेवेन्यू से अब सैलरीज भी मिलने लगी है ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो भी कंपनी के ऑफिसर्स हैं, उनको अब भारत में जो टैक्सेस लगाए जाएंगे उनसे ही सैलरी मिलेगी। अगला जो हमारा एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके क्या फीचर्स हैं, इसने अबॉलिश कर दिया जो भी ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में। मतलब कि जो क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल मोनोपोली दे दी थी कि आप इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हो और कोई भी कंपनी इंग्लैंड से वहाँ पर ट्रेड करने नहीं आएगी, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड से बाकी कंपनीज भी भारत में ट्रेड करने के लिए आ सकती हैं। लेकिन चाइना के साथ जो चाय में ट्रेड था ना, उसकी मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास थी। ठीक है। दूसरा है, इसमें जो भी कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में उस पे अब ब्रिटिश क्राउन का रूल होगा। और इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलो कर दिया कि आप भारत में जाइए और वहाँ के लोगों को एनलाइटन कीजिए। और वो एनलाइटनमेंट कैसे होगा, वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार कीजिए। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या था कि आप भारत के लोगों में वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाओ, जाओ और उनको सिखाओ वेस्टर्न एजुकेशन। और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको अथोराइज कर दिया कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ पे आप टैक्सेस इम्पोज कर सकते हो और जो टैक्स नहीं देगा उसको आप पनिश भी कीजिए। देखिए कितनी बड़ी अथॉरिटी दे दी है उनको। अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। क्या फीचर्स हैं, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। हमने देखा पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। क्या आपको याद है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने क्या किया, पहले क्या था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को सबऑर्डिनेट किया था, सिर्फ सबऑर्डिनेट। अब उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स भी छीन लिए और अब जो भी ब्रिटिश इंडिया है उस पर जो भी लॉज बनाए जाएंगे ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा। मतलब इनसे इनकी लेजिस्लेटिव पावर टोटली छीन ली है। और पहले जो लॉज बनते थे उनको रेगुलेशंस कहते थे, अब जो लॉज बनेंगे इस एक्ट में उनको एक्ट्स कहा जाएगा। राइट। चलिए, तीसरा इसने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल काम है ना, वो एक्टिविटीज टोटली खत्म कर दो। अब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बच गई है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने अटेम्प्ट किया इंट्रोड्यूस करने के लिए सिविल सर्विसेज को कि, और इसने ये भी कहा कि इंडियन जो है वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज किया और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इस एक्ट में। आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कौन से एक्ट में बनाया गया था। अब ये हमारा एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और ये कंपनी के टाइम पे लास्ट एक्ट है। इसके बाद क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाता है जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। क्या फीचर्स हैं, इसने सेपरेट कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब कि जो गवर्नर जनरल होगा उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया। और इसने कहा कि हमने 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। मतलब कि एक सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जिसको अब हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे। और ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी ना, इसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये सेम प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर रही थी जैसे कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में होता है। और जो ये लेजिस्लेशन था ना, इसको पहली बार एक स्पेशल फंक्शन का दर्जा दिया गया और इसके लिए स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत इनको फील होने लगी। इसने ओपन कर दिया भाई कंपटीशन सिस्टम, जो सिविल सर्विसेज का कंपटीशन का सिस्टम था जो लास्ट एक्ट में लागू नहीं हो पाया था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अपोज किया था। यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट हो गया और इंडियंस भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। और कौन सी कमेटी थी? मैकले कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है। द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज कब अपॉइंट हुई? 1854 में।
और इस एक्ट ने कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया और अलो कर दिया इसको कि आप इंडियन टेरिटरीज को पोजेस कर सकते हो ऑन द ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश क्राउन। लेकिन इन्होंने कोई पर्टिकुलर पीरियड इंडिकेट नहीं किया कि आप कब तक ब्रिटिश पोजेशंस रख सकते हो, ब्रिटिश इंडिया की पोजीशंस रख सकते हो। और ये क्लियर इंडिकेशन था कि कंपनी का रूल जो है वो कभी भी टर्मिनेट कर सकती है ब्रिटेन की पार्लियामेंट जब भी उसका मन करेगा। और इसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स आए गवर्नर जनरल की काउंसिल में, उसमें से जो 4 थे ना वो लोकल गवर्नमेंट के थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ माई टूडेज लेक्चर। कल हम क्राउन के रूल को पढ़ेंगे, कंपनी का रूल हमने कंप्लीट कर दिया है और लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।